What we have discussed in the next session, we are discussing the sampling, and in the sampling, random sampling. Random sampling in the previous session we have discussed the simple random. Then afterwards, its approaches like Tippett, Fisher, Kendall, Rand Corporation. Then stratified sampling. Then systematic. Now we are focusing upon the cluster and multi-stage. Two sampling methods have to be discussed under the simple random sampling. तो सबसे पहले, if there is any query regarding previous sessions, कुछ भी query है, if there is any query, please बच्चों, if there is any query, no, I think no. If there is no question, there is no query. Okay. So then the cluster, what we have discussed earlier, that in the case of stratified sampling, we make the subgroups because we found some heterogeneity among the homogeneity. कि जो सारे लोग एक जैसे हैं उनके बीच में कुछ कुछ अलगाव है और वो ग्रुप के रूप में है। उन ग्रुप्स को हमने अलग बना लिया और उन ग्रुप्स पर फर्दर वी हैव मेक सम, उन ग्रुप्स में से हमने वो अलग अलग सैंपल बनाए ग्रुप के। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो ये हमने ग्रुप डिवाइड किए, स्ट्रैटिफाइड की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो हमने ये ग्रुप डिवाइड किए, इन ग्रुप्स के अंदर में से सैंपल ले लिए, मतलब सब डिवाइडेड ग्रुप के अंदर से। जैसे कल हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड पास आउट स्टूडेंट्स, तो अगर हमने ये ग्रुप बनाए हैं कि सीबीआई वाले कितने, सीबीएसई वाले कितने हैं, आईसीएसई वाले कितने हैं, यूपी बोर्ड के कितने और अदर बोर्ड के कितने, ऐसे अगर 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अंदर से हमने सैंपल कर लिया, दैट इज द स्ट्रैटिफाइड। अब क्या है कि इफ वी आर ट्राइंग टू मेक अ ग्रुप विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द सब ग्रुप्स, देन इट इज क्लस्टर। बात समझ आ रही है कि अगर हम एक ऐसा सैंपल बनाएं अपना कि जो सारे सब ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करे, यानी हम कुछ क्लस्टर, मतलब एक गुच्छा बना हुआ है, जैसे गुलदस्ता, उसमें कई तरीके के फूल आप लगे हुए हैं, कुछ गुलाब भी रखे हुए हैं, कुछ और भी रखे हुए हैं, कुछ पत्ती लगी हुई है, तो एक गुलदस्ता बन गया। तो क्लस्टर मीन्स द वैरायटी ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड एट वन प्लेस। आपने इकट्ठा की, तो इसमें वैरायटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स और योर रिसर्च यूनिट्स, जैसे आपने सब ग्रुप डिवाइड किए, हम लोगों ने कल ही के एग्जांपल को आगे बढ़ाएं कि हम लोगों ने अगर ये 4 बैकग्राउंड बेस ऑफ स्टडीज के 4 बोर्ड्स के ग्रुप डिसाइड किए थे, तो अब जो हम सैंपल साइज बनाए उसमें इन चारों को रिप्रेजेंटेशन दे, ऐसा मेरा सैंपल हो। स्ट्रैटिफाइड में क्या हो रहा था कि सीबीएसई में से ही सीबीएसई के कुछ बच्चे निकाल लिए, आईसीएसई में से आईसीएसई के ही कुछ बच्चे निकाल लिए, दैट इज द स्ट्रैटिफाइड। वी हैव डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा, देन make the samples on the base of such strata, that is stratified. But in the cluster, हम एक क्लस्टर, अगर एक छोटा सा सैंपल हो तो उसमें सारे सब डिवाइडेड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन आ जाए, देन यू कैन से दिस इज द क्लस्टर। इसमें सबका कुछ न कुछ आ गया है। मीन्स आपके अगर ये 4 ग्रुप बन रहे थे तो इसमें हम हर एक का एक एक बच्चा या 2-2 बच्चे ले ले, तो ये हमारा क्या हो गया, इसने सारे आपके जो ग्रुप्स हैं जो डिवाइड किए आपने बड़े ग्रुप में से सब ग्रुप्स, इनका सबका रिप्रेजेंटेशन ले लिया और एक सैंपल बनाया, देन इट इज क्लस्टर। और ऐसे कई सारे क्लस्टर बना लीजिए। ठीक, जब ऐसे क्लस्टर आप बना लेंगे फिर उसमें से बेस्ट सुटेबल अपने एरिया और अपने उसके हिसाब से आप देखो कहाँ पे है, उस किसी भी क्लस्टर पे एक अगर आप काम कर रहे हो, मीन्स यू आर मिनिमाइजिंग योर cost of research, you are minimizing or reducing your time of research,
and you can say that this particular type of sample caters the whole population. Are you getting? कि ये तो एक छोटे क्लास की बात हो रही है. अगर ये डेटा आपका वाइडली स्प्रेड है और बहुत बड़ा है, तब आपने उसको सब डिवाइड किया और उस सब डिविजन्स में से जो आपका, जैसे अगर अब आप लेने जा रहे हो, वो जो आपके सब डिविजन्स बन गए वो 5 बन गए, 5 आपके स्टार्टअप बन गए. उन 5 स्टार्टअप में से अब आपको लग रहा है कि हम 10-10 बंदों का सैंपल ले लें, तो हर उसमें से आप 2-2 लोग ले लो सारे स्टार्टअप में से. तो आपने एक क्लस्टर बना लिया. पहले आपने अपनी पॉपुलेशन को जाना, इसमें हिट्रोजेनिटी के बेसिस पर क्या बदलाव हैं, कितने ग्रुप बन सकते हैं. जो दिखते तो एक जैसे, दिखते तो सारे स्टूडेंट है, बोला तो ये जाएगा कि ये सब इस क्लास के स्टूडेंट है, पर उनमें जो वेरिएशंस है, और एक वेरिएशन का बेसिस हमने लिया था केवल, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कोर्सेस पास आउट. तो जो आपका बैकग्राउंड है कोर्सेस पास आउट का, उस बेसिस पर अगर हमने हिट्रोजेनिटी फाइंड की कि हाँ अलग अलग है, तो इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है. कई सारे बेसिस बन सकते हैं. तो इसी बेसिस पर अगर हमने काम किया, तो फिर अब जो आगे सैंपल हम लेंगे, तो उसमें इन सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन दे दें. दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर. ये क्लस्टर हुआ. मार्केटिंग में और इन सब में इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि सारी वैरायटी के, अगर एक ऑफिस के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, अब आप एमएनसीज का चार्ट ऑफ वर्किंग, या अगर आप देखेंगे कि द डिविजनल स्ट्रक्चर, तो आप ये पाओगे कि किन्हीं किन्हीं शहरों को बोलते क्लस्टर. व्हाट दे वांट टू से द क्लस्टर मीन्स some authorities or some officials which are of different departments or the different locations are at one place. मतलब अगर कानपुर में फॉर द एग्जांपल रिलायंस काम कर रही है और उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक प्रोक्योरमेंट विंग होगा जहां वो सामानों को प्रोक्योर करते हो. तो उसका स्टोरेज बनाया होगा उन्होंने, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, जहां पर लाते एक प्रोक्योरमेंट सेंटर होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होंगे, फिर कोई कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ होगा, कोई ऑफिशियल स्टाफ होगा. तो ये अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं. अगर इनको हम कानपुर के लेवल पे ही इनके 2-2 अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को मिला के एक पूल ऑफ टीम बना दे, देन व्हाट वी हैव मेड द क्लस्टर. तो जो क्लस्टर का हेड है उसको ये भी पता है अब कि हमारी प्रोक्योरमेंट में कितना प्रोक्योरमेंट आज की डेट में है और फर्दर फोरकास्टिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है. साथ ही उसको भी पता है लगातार विद द टच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कि आगे डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कैसे होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो क्लस्टर बना है उसमें वहां के लोग शामिल हैं. इफ यू आर मेकिंग द रिसर्च ऑन द क्लस्टर, अगर आप क्लस्टर पे रिसर्च कर लो, मीन्स यू आर मेकिंग होल ऑफ द एरिया को आपने रिसर्च कर लिया. इस तरीके से अगर आपने यूपी में 8 या 10 क्लस्टर बनाए विद द एग्जांपल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ एनी एमएनसी, और उनमें से किसी एक क्लस्टर पे भी आप काम कर लीजिए, मोर और लेस यू विल फाइंड द रिजल्ट विल बी सेम इन द होल यूपी. मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? तो अब इसने आपका काम इतना आसान कर दिया कि अब आप पूरे यूपी का जितना सब जगह का लोगों का डाटा कलेक्ट करो, उनके ऊपर काम बनाओ, फिर रिसर्च करो. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी with the help of the cluster. But what you have to do at that time, what type of precautions you have to take? Number one, the division of the groups means the strata is perfectly on the basis of logical reasonings. बार बार मैं इस शब्द को दोहराता हूँ, वो ध्यान के पक्के आधार और कारण होने चाहिए आपके पास कि if I want to gauge the performance, operational performance of any MNC in the UP, तो ऑपरेशन से जुड़े जो जो सारे लोग हैं इनका एक क्लस्टर बनाए हम. कानपुर लेवल पे ही बना लें, फिर वो लखनऊ लेवल पे है, फिर आगरा लेवल पे, गाजियाबाद लेवल पे है. तो आपको सारे यूपी की जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने की. किसी भी एक क्लस्टर पे आप काम करोगे तो बिकॉज द वर्किंग पैटर्न और द वर्किंग SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर द सेम ऑफ सच एमएनसी, वो एक जैसा है.
तो किसी भी एक क्लस्टर पे आप काम करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि प्रोक्योरमेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिक्कतें हैं, क्या मीट आउट्स हैं। तो अगर फर्दर कोई प्रोडक्ट आपको लाना है, किसी प्रोडक्ट की डाउन साइजिंग करनी है, किसी को अप साइज करना है, वर्कफोर्स में कुछ काम करना है, देन वन ओनली एंड वन क्लस्टर कैन बी हेल्पफुल, and result of such cluster is going to be applicable for the others in the similar areas। जो आपकी पॉपुलेशन पूरी यूपी पे फैली हुई है कि जिसमें कई सारे शहर हैं, उसमें अगर एक शहर के क्लस्टर के ऊपर आप अच्छे से काम कर लो तो आपको ये बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। जैसे बिग बास्केट का आप अगर एग्जांपल ले लें, मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि क्लस्टर्स की फॉर्मेशन एंड यूजेस प्रोबेबिलिटी में, अब सैम्पलिंग में, अब आपके लिए उसमें कितनी सारे जगह के यूनिट्स आ रहे हैं। एक कोई ऐसी टीम होगी जो गांवों में लोगों से संपर्क कर रही होगी, कहाँ से ताजी सब्जियां लानी है, कहाँ से ताजा और चीजें लानी है, जो अगर कोई फूड ग्रेन्स हैं तो वो कहाँ कहाँ से कैसे लाने, मीन्स परचेज टीम जिसका काम प्रोक्योरमेंट है। फिर स्टोर टीम वो अपनी एक नीड बताएगी कि हम कितना रख सकते हैं और हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड द रिलेशन बिटवीन द प्रोक्योरमेंट एंड द सप्लाई क्या है, डिमांड पैटर्न स्टोर पे क्या है, स्टोर पर क्या है, ये सारी चीज़ों का काम वो आपको बता देगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो बताएगा कि हाँ, अगर हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कानपुर में बना हुआ है और उनके पास बिग बास्केट के मान लीजिए स्टोर्स भी चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि एक स्टोर्स भी चल रहे हैं, ऐसी एमएनसी है जिसके अपने स्टोर भी खुले हुए हैं, तो हर स्टोर को सप्लाई कितनी है, किसी का भी आप एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं, उन स्टोर्स पे सप्लाई कितनी है। अगर कुछ आउटलेट्स बने हुए हैं तो उन आउटलेट्स पर सप्लाई और डिमांड क्या है हमारी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बताएगा आपको। नाउ द सेल्स डिपार्टमेंट, तो ऐसे करके आपके कई सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे, अलग अलग टीम होगी, अलग अलग स्पेशलिटी है। केवल आपको प्रोडक्शन पे काम करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। केवल सेल्स पे काम करना है, दैट इज डिफरेंट। केवल स्टोर पे काम करना है, डिफरेंट। पूरे पे काम करना है तो सबके थोड़े थोड़े लोग हम मिला लें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डिड, द टोटल वर्कफोर्स और द टोटल सप्लाई चेन ऑफ एनी एमएनसी यू हैव मेकिंग अ ग्रुप इन इट। आपने ग्रुप बना दिए कि ये प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, ये स्टोर करने वाले हैं और ये सेल करने वाले हैं, ये कस्टमर रिलेशनशिप वाले हैं, ये बाद में फ़ोन करके फॉलो अप करते हैं, ये ग्रीवियांस को सेटल करते हैं। सो मेनी ग्रुप्स आपके बन गए। अब अगर आप ग्रीवियांस वाले पे काम करोगे तो आपको बताएगा हाँ भाई इतनी शिकायतें आती हैं और उसमें ये रेशियो है शिकायतों को सेटलमेंट करने का, इतना टाइम पीरियड लगता है, द टाइम लैग बिटवीन द डीलिंग द कंप्लेंट्स। तो आप केवल किस पे काम कर पाए, द ग्रीवियांसेस एंड द कंप्लेंट्स। But if you have divided into the groups and then picking the peoples from the different groups और उनको एक जगह आपने मिला दिया सबको, और अगर उस क्लस्टर के ऊपर अब आपने काम कर लिया, दो इज द सैंपल, वो एक सैंपल है केवल आपकी पूरी। अगर हम ये कानपुर को मान लें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द एमएनसी, तो सबसे तो आपने बात की नहीं, हर डिपार्टमेंट पे तो पूरा पूरा काम किया नहीं। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में 100 लोग हों, किसी में 50 हों। एक कोई उनकी लॉजिस्टिक विंग होगी जो गाड़ियों के लाने ले जाने का, पेट्रोल का, इनका डिपार्टमेंट देख रही होगी। तो ऐसे करके हर जगह के अगर 2-2 बंदे लेके आपने एक सैंपल बना लिया तो सारा अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, सारा रिसर्च वर्क हो जाएगा आपका। ये एक एग्जाम्पल है फॉर द पर्पज ऑफ क्लस्टरिंग। दिस एग्जाम्पल इज वेरी रियल एंड प्रैक्टिकल। इसको आप अपने साथ देख रहे हैं। दैट इज वाई इन नाउडेज व्हाट द एमएनसीज आर डूइंग, वो जो आप ये डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखते हो गवर्नमेंट में कि ये क्या है, ये जोनल मैनेजर है, इसके बाद ये क्या है, ये डिविजनल मैनेजर है, नाउ द ब्रांच मैनेजर्स, ये जो स्ट्रक्चर है इससे हट के भी एक स्ट्रक्चर एमएनसी में चलता है। आपके ये आउटलेट्स के तो जो मैनेजर हैं वो तो अलग अलग होते ही हैं। वन इज द क्लस्टर। आपको ये वर्ड मिलेगा जब आप सर्च करोगे, क्लस्टर मैनेजर और द क्लस्टर हेड। नाउ व्हाट इज दिस क्लस्टर, ये कहाँ से आया ये क्लस्टर, ये आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग का निकला हुआ शब्द और यूजेबिलिटी है कि वो यूज हो करके नाउ इट इज जस्ट टू बी वेरी यूज्ड टू और द अडेप्टेबल इन द बिजनेसेस। वो बिजनेस में बिल्कुल अडेप्ट हो चुका है।
देयर आर द क्लस्टर हेड्स इन द एमएनसी। आप कभी भी सर्च करके देखिए, आपको मिलेगा कि ये क्लस्टर हेड है। आप फौरन समझ जाइए कि इस जगह पर कोई एक ऐसी कई सारे यूनिट्स के लोग हैं कि जिनका रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया गया है, समबडी इज हेड ऑफ इट। अगर आप उस क्लस्टर हेड को फर्दर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हेड हैं, ये ऑपरेशन से आ रहे हैं, ये हेड हैं, ये फाइनेंस से आ रहे हैं, ये हेड हैं, ये फलानी जगह से आ रहे हैं, और इन सब का मिल करके क्या हो गया, क्लस्टर। तो उन्होंने क्या किया, इस जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसका इतना बेस्ट यूज किया कि सारे डिपार्टमेंट्स को वो एक जगह से ऐसे कंट्रोल कर पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। अपने फर्दर रिसर्च पर कोई प्रोडक्ट डालनी है, कोई प्रोडक्ट हटानी है, कोई फ्लो बढ़ाना है, कोई फ्लो घटाना है, तो प्रॉपर उनके पास इंफॉर्मेशन विद द डिफरेंट ग्रुप से एक ही एट द वन प्लेस दैट इज गोइंग टू बी कैटर्ड एंड हैंडल्ड। सेम विद द रिसर्च, निकला तो रिसर्च से ही है। सेम विद द रिसर्च, अब रिसर्च में आपके पास जो डेटा है वो भी बड़ा बिखरा हुआ है, उसमें आप सब डिवीजन करेंगे, वो सब डिवीजन में से जो आपके सैंपल बनेंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो सारे डिवीजन्स को या ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करें। सच टाइप ऑफ सैंपल्स आर कॉल्ड क्लस्टर एंड दिस इज द क्लस्टर सैंपलिंग। और अगर आपने ऐसे 10 क्लस्टर बना लिए तो आपको केवल ये देखना है कि इज देयर इज एनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर, इसमें कोई ऐसा डिवीजन शामिल हो गया जो बाकी डिवीजन में नहीं है, तो एक अलग बात है। इफ योर ऑल क्लस्टर्स आर एज सेम देन यू कैन जस्ट मेक ए स्टडी ऑन वन क्लस्टर ओनली, क्योंकि निकले तो सब उसी पॉपुलेशन में से है ना। उस पॉपुलेशन में आपने डिवीजन डाल के ग्रुप बनाया और उसमें से एक एक दो दो पिक किए, ऐसे आपने 10 क्लस्टर बना रखे, तो 10 क्लस्टर में ही सारी पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई। तो अगर किसी एक क्लस्टर पे भी आप रिसर्च का काम कर दे रहे हो तो बाकी 9 पे somehow it is going to be very much applicable. And what you have did finally, you have reduced your time, you have reduced your cost, and as well as you have increased your level of accuracy. Why the level of accuracy? Because such cluster group is the representation of all subgroups which are heterogenetically different from the big homogeneous group. जो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी विविधता थी, जिनके कारण ये ग्रुप बने थे, उनका सबका प्रतिनिधित्व आपने एक सैंपल में ले लिया। तो ये बहुत हद तक आपकी पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट को सेटिस्फाई करने में सक्षम है। नाउ इफ you have some query regarding the discussion of cluster sampling, then you may please raise. Yes beta, anybody have any query? No sir. Okay. थक गए हो यार तुम लोग की आवाज से, मुझे ऐसा लगा है बिल्कुल बड़ी हार्ड सेशन बिटवीन द 10 and 11 is gone I think. No sir, ऐसा नहीं है। क्या किस चीज की क्लास थी 11 में? सर फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके ठीक है, अच्छा चल रहा है? यस सर। ओके चलिए, तो ये बात काफी हद तक हो गई है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट, द मल्टी स्टेज and the cluster sampling is the extension of stratified। और मल्टी स्टेज बड़ी मजेदार है। ये जो जितने मेथड आप पढ़ाए, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, इन सब में लागू हो सकती है। दैट इज द मल्टी स्टेज। ओके, सब में लागू हो सकती है। मीन्स you have to make your sampling at different stages। बस इतना सा काम है। क्लस्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी में अप्लाई करो। और मल्टी स्टेज का जो अपने मार्केटिंग में और बड़ी जगहों पर जो अधिकतर इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज इन क्लस्टर। या आपने अब क्लस्टर बना लिए, आप टाइमिंग के हिसाब से इनके सैंपल उन क्लस्टर में से भी आप अलग कर सकते हैं। से आपको पूरी साल का अगर किसी आउटपुट का रिजल्ट देना है, देन द वेरिएशंस
are depends on the variations are depend on some seasonal factors or some time based constants are also there. तो इनका ध्यान रखते हुए अगर आप टाइम पर निकालें, उनसे अलग अलग सैंपलिंग और कर लें, देन इट इज द मल्टी स्टेज. जैसे आप लोगों के उसमें हो, अगर हमको ये हमने क्लस्टर्स भी बना लिए, ये पास आउट है और फिर भी हमें उस पर कोई काम करनी है आपकी परफॉर्मेंस पर, तो अगर हम 2-2 महीने में फिर से उसका सैंपल इकट्ठा करें, फिर 2 महीने बाद फिर दूसरा, तो नाउ वी आर मेकिंग द स्टेजेस, छांटते चले जा रहे हैं उसमें से अलग अलग फर्दर, लार से और छोटा. फिर थोड़े समय के बाद मैंने देखा कि अब ये जो मैंने सैंपल छाटा हुआ है, इसमें से भी ये सारी बातें कॉमन है, और इतने जो व्हाट इज द टाइम फ्रेम इज पास्ट, या जो इवेंट इस टाइम में घटने वाला था वो हो गया, इसका असर इसमें आ चुका है, और रिड्यूस किया जा सकता है, और रिड्यूस कर लिया. तो ऐसे अगर टाइम डिफरेंट स्टेजेस पर अगर हम उसको करते चले जाएं, फर्स्ट स्टेज का एक रिजल्ट आ गया कि 3 महीने के बाद आपकी ये प्रोग्रेस है, तो हमने प्रोग्रेस वाले बच्चे आपके क्लस्टर में से अलग हो गए, तो आपका सैंपल छोटा हो गया थोड़ा सा. फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर एक 3 महीने बाद एक और आपका कुछ और हो जाता है, some test and some evaluation on some basis, that is the second stage. तो now at the end अगर हम आपके 4-5 ऐसे periodicals, 4-5 assignments, 4-5 evaluation test करें, तो at last I can say the 5 or 6 or whatever the number of students are very up to date and very correct. Means as we make the multi-stage sampling among clusters or among stratified, what we are doing, we are reaching towards the more and more accuracy up to the sample size. ये sample size को हम define करते हुए जो चले जा रहे हैं और छोटा, और हर स्टेज का उस पर असर लेते चले जा रहे हैं, तो हम ज्यादा एक्यूरेसी की ओर बढ़ रहे हैं. दैट इज मल्टी स्टेज. ठीक. और बिजनेसेस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर आप एक कॉमन जो हम लोगों के डिस्कशंस होते रहे उसी एग्जांपल से चलते हैं. अगर यील्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो होल इंडिया की यील्ड का अगर हम एक सैंपल बना करके, चाहे स्ट्रैटिफाइड बनाया, जैसा भी बनाया, ठीक, स्ट्रैटिफाइड बनाया या क्लस्टर बनाया, और उसके बाद में फिर हम उसको जोन वाइज ले आए, फिर स्टेट वाइज ले आए, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ले आए, देन ब्लॉक वाइज ले आए. दीज आर द स्टेजेस, मल्टी स्टेज. Means up to the level of the district or the block, the representation of all the studies which are done earlier is going to be very clearly reflecting. आराम से उसके ऊपर साफ साफ दिखता रहेगा पीछे जो जो सारा काम हुआ. दिस इज मल्टी स्टेजिंग. है सब जगह रैंडम, ये याद रखिएगा. ये कुछ भी ऐसा हम नहीं बता रहे हैं कि इसमें नॉन रैंडम है. सिलेक्शंस रैंडम है. ठीक. अब इसके फायदे क्या होंगे? जैसे जैसे आप छोटा करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉस्ट, और अगर आपका डेटा लाखों में है, करोड़ों में है, तो ये आपके काम को आसान करेगा. ठीक, स्टेज के हिसाब से. क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज पे कॉस्ट आएगी और टाइम लगेगा वो ज़्यादा होगा, सेकंड स्टेज पे उससे कम होगा, थर्ड स्टेज पे उससे कम होगा, ऐसे कम होता चला जाएगा. ठीक. Is there any query? Is there any query? Yes sir. हाँ बोलिए. सर क्लस्टर सैम्पलिंग बता दीजिए फिर से. फिर से. ओके. एक काम करते हैं, आप लोगों में से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आप लोग भी एक एक पॉइंट इसके बताते चलिए, और बाद में इसको मैं फिर फाइनली सारी सबकी बातों को एक साथ मिला दूंगा, और तो आयुषी का जवाब भी हो जाएगा. आपने सबने सुनी ना क्लस्टर सैंपलिंग, तो जो आपको याद रह गया हो थोड़ा सा भी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टेट इट. प्लीज एनीबडी टेक इनिशिएटिव.
तो रिवीजन भी हो जाएगा पूरी क्लास का और आयुषी जी का क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा। छोटे छोटे एक आध पॉइंट आप बता दीजिए, फिर उसको मैं मिला दूंगा बाद में। आपके लिए ज़्यादा काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये तो जानने का मेरी गुजारिश हो सकती है, कठिन शब्द नहीं बोलूंगा कि मेरा कुछ राइट है, ये गुजारिश हो सकती है कि आपने क्या समझा। यस यस सर। सर जैसे बताइए। कोई एक कंपनी है, जैसे सर कोई एक कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है और हमें सर क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है, तो हर एक डिपार्टमेंट से कुछ कुछ मेंबर्स ले लेंगे या तो उसके मैनेजर्स को ले लेंगे और वो सर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके ठीक, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? नो। चलिए, जो इन्होंने बोला कनिका जी ने, वो जो मैंने पूरी बात बोली हुई थी उसी को बिल्कुल याद रही और उसको इन्होंने बता दिया। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव सेड कि ये जो एमएनसीज में काम चल रहा है ये क्लस्टर सैम्पलिंग की तरह है, बट दे आर मेकिंग इट ऑपरेशनल। ठीक, उस पर वो रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च पे नहीं, वो तो ऑपरेशन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना पसंद आ गया है। समझ में आने के लिए केवल इतनी सारी बात है कि जो हमारा अगर एक सैंपल है, तो इसको बहुत से लोगों को डाउट होगा और अच्छे से कैसे समझाया जाए। अगर हमारी वीट के ऊपर एक रिसर्च है एक एरिया में, ठीक, तो अब इसमें से हमको सब डिवीजन देखने पड़ेंगे कि अगर हम एक एरिया में कर रहे हैं कानपुर में, तो कानपुर में मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोई बेसिस होगा ना कि आपकी जो ये जमीन है जिन पे पैदावार है इनके बीच में ये सारे ह्यूमोजेनियस हैं। हाँ हैं, क्योंकि सारे खेत हैं और सब पे गेहूं पैदा हो रहा है। होमोजेनिटी कॉमन फैक्टर है। अब क्या इनमें कोई हिट्रोजेनिटी है? हाँ है सर। क्या है भाई? वो ये है कि कहीं पे पानी ज्यादा मिलता है, कहीं पे पानी कम मिलता है। अगर इरिगेशन को एक पॉइंट ले लिया तो देन इट इज गोइंग टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन, कि कानपुर में ये वाला एरिया है, यहाँ पर इरिगेशन के इश्यूज हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे कम है। then you have divided such population. I have taken the example of just productivity of wheat. It may be of any type. तो जो आपकी पॉपुलेशन है उसके बीच में बनेगी तभी जब कोई कॉमन फैक्टर होगा। उस कॉमन के बीच में जो डिसिमिलैरिटी है उसको आप पहचानेंगे और उस डिसिमिलैरिटी पर जो जो सब ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं इनको आप अलग अलग बांटोगे, जैसे आप स्टार्टा में बांटते हो। तो ये जितने स्टार्टम आपके बन जाएं, 4, 5, 6, 9, 10 वट एवर, ये तो अब आपके स्टार्टम बन गए। तो इसमें नंबर ऑफ वो पूरे खेतों के नंबर होंगे। 200 इसमें आ रहे हैं तो 500 इसमें आ रहे हैं तो 600 इसमें आ रहे हैं, ऐसे करके नंबरिंग हो गई। अब सबका डाटा और सबकी आउटपुट सब पे लगने वाली प्रोडक्टिविटी पर अगर आप काम करें देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आप इसके सैंपल बनाओगे। तो इसके सैंपल में जो हम सैंपल बनाएं उसमें जो ये मेरे 8 या 10 ग्रुप बने, मीन्स हाई वाटर अवेलेबल एरिया, देन सेकेंड नंबर वाटर अवेलेबल एरिया, ऐसे करके जो ये 5-7 नंबर बने आपके ग्रुप्स, इनमें से हर एक से एक एक खेत या दो दो खेत आपने लेके एक जगह मिला दिया, देन इट इज बिकम अ क्लस्टर। कि जो ये डिफरेंसेस थे ये तो एक बेस पे है ना, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी पे बेटा रिसर्च कर रहे हैं तो पानी के कारण भी है, तो बीज के कारण भी है, तो लेबर के कारण भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के कारण भी है। सो मेनी रीजन, सो मेनी फैक्टर्स, इन पे ग्रुप बनेंगे आपके सब डिविजन्स। अगर ये बड़े उस पे बन जाए कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर है या सीड के ऊपर है या फिर इरिगेशन के ऊपर है या लेबर के ऊपर है, तो ये 5 तो बड़े ग्रुप बन गए आप आपके। इनमें डिग्री की वेरिएबिलिटी भी होगी आपस में, इनके अंदर भी। ये जो आपके 5 बड़े स्टार्टअप बने, तब आपको मन में सवाल आ रहा होगा ना कि एक क्लस्टर तो सबको रिप्रेजेंट कर देगा, फिर हम 10 क्लस्टर क्यों बनाएं? ये सवाल तो बन रहा होगा ना कि मैंने बोले थे आप ऐसे 10 क्लस्टर बना लो। तो अब इनके बीच में भी अगर डिफरेंसेस हैं
जैसे अगर हमारे 5 बड़े ग्रुप बन गए कि बीज की जो है यार उसका भी प्रभाव पड़ता है वीट की प्रोडक्टिविटी पर, अच्छा लेबर का भी पड़ता है, पानी का भी पड़ता है, ओके, फिर ये जो रेनफॉल है इसका भी पड़ता है, अरे बाप रे, और किसका पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी पड़ता है। तो 5-6 फैक्टर तो ये बड़े बड़े आपने बना लिए, इनके हिसाब से तो वो ग्रुप बढ़ गया। अब इसके अंदर भी फर्क पड़ता है फर्दर, तो इनमें से आप सैंपल पिक कर वो ऐसा कि जो उस बड़े वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे 2-2 सैंपल 3-3 सैंपल सबसे आप ले लो, वहां पर आप एक रेंज बना लो कि 50% से ज्यादा जहां पर सिंचाई मिल रही है वो ये, 50 के ऊपर ये, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, वहां से एक एक 2-2 सैंपल पिक करे आपने, उनको सबको एक जगह रख दिया। ऐसे ही जो आप 8-10 छोटे छोटे सैंपल बनाओगे, 2000 कॉल द क्लस्टर्स। थोड़ा और बढ़ा के मैंने बता दिया, ग्रुप के अंदर ग्रुप और फिर ग्रुप, सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप। होता ना बेटा रियल लाइफ में, ऐसा नहीं होता क्या? मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें ये सारी चीज हो सकती है। रिसर्च है हमारी, अगर एक बड़ी रिसर्च है द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसमें तो बड़े बड़े फैक्टर तो इन्हीं में बढ़ जाएंगे वो, और इनमें बढ़ने के बाद इनके अंदर भी फर्दर डिविजन्स हैं। कोशिश करेंगे आप सबको कैटर कराएं, इसलिए आपको 8 से 10 क्लस्टर भी बनाने पड़ते हैं। उनमें से किसी एक क्लस्टर आपको लगे कि दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप पिक कर लो, उस पर आप काम कर लो, तो ये सब पे काम करने से आप बच जाएंगे। दैट इज वाई क्लस्टर सैम्पलिंग आर डन। और इन्हीं को अगर हम कई चरणों में करेंगे देन इट इज मल्टी स्टेज। फिर से दोहरा रहा हूँ, मल्टी स्टेज क्लस्टरिंग के बाद होगी, मल्टी स्टेज स्ट्राटिफाइड के बाद भी हो सकती है। किसी भी सैंपल रैंडम मेथड में मल्टी स्टेज अप्लाई हो सकता है। मीन्स रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग, जो हो गया उसको एक बार और छान दो, जो हो गया उसको एक बार और छान दिया, एक स्टेज पे और ले लिया, ऐसे करते आप चले जाते जब चले जाते हो देन इट इज मल्टी स्टेज। तो आपका सवाल था क्लस्टर, तो क्लस्टर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने सेकंड टाइम, और मल्टी स्टेज भी। इज डाउट रिमेनिंग आयुषी? नो सर। ओके, तो आई थिंक आपके जो सिंपल रैंडम मेथड्स हैं वो पूरे डिस्कस हो गए, और आज की क्लास का टारगेट अभी हमारे पास टाइम है कि इसमें नॉन रैंडम भी कवर अप हो जाए, और ये सैम्पलिंग की बातचीत मोर हाउ आज एंड की ओर पहुंची है। और आपके पास अगर कोई इसका डाउट रह जाए तो आप कल पूछें बस, और कल हम लोग एक नया टॉपिक पिक कर लें। दिस इज द स्टडी आउट, यू कैन से द ऑब्जेक्टिव और द रोड मैप ऑफ टुडे सेशन। तो अब हम लोग जल्दी से ले लेते हैं नॉन रैंडम। ये जितनी डिस्कस हुई ये सब रैंडम है, मतलब हर एक को सिलेक्ट होने का पूरा मौका, और कहीं कोई बायसनेस नहीं है। नाउ द नॉन रैंडम। अब अगर हम लोग नॉन रैंडम की ओर चलेंगे तो क्या होने वाला है? इन द केस ऑफ नॉन रैंडम, आपका जो सिलेक्शन है वो दैट इज नॉट डिपेंड ऑन चांस, वो चांस पे नहीं है, एंड द थिंग्स और द वे आर डिसाइडेड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर के ऊपर है वो। जैसे पहला मेथड आप देख लें, जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? पर्पजिव सैंपलिंग। जहां कहीं आपको पर्पजिव शब्द लिखा दिख जाए, आप समझ जाइए ये भी जजमेंट सैंपलिंग है। मीन्स द सम जजमेंट्स आर क्रिएटेड बाय द रिसर्चर। In the case of judgment, is there any hope remaining with the persons who are not covered or not get justification under the judgment? No. अब आप एक मुकदमा लड़े हैं और आप लगे हम निर्दोष हैं, और उसके बाद जज ने कोई सजा बोल दी, जजमेंट। अब आप लाख बोलते रहिए कि नहीं ये ऐसा नहीं था, वह फर्दर आपकी जो है बात वो खत्म। ऐसे अगर रिसर्चर ने एक व्यू पॉइंट क्लियर कर लिया कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें से इससे मुझे लेना है, नाउ इट इज जजमेंट, नथिंग फर्दर। अब उसमें उनको तो वो ले ही लेगा और उसके बाद आगे रिसर्च की बात करेगा।
जैसे अगर ये बोला जाए कि एक आपके इंस्टीट्यूशन के लेवल पर कि कुछ इतने बच्चे चाहिए कि जिनके ऊपर एक रिसर्च होनी है कि बेटा फर्दर की उनकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उनका क्या है, तो आप लोग ऐसा करो, बिकॉज टीचर्स आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो दे हैव समहाउ सम ऑब्जर्वेशन, तो प्लीज गिव 5 नेम्स। तो टीचर जिसका नाम दे देगा दैट इज जजमेंट, जजमेंटल, जजमेंट से सेलेक्ट हो गया। अगर उन ऑब्जर्वेशंस का उनका कोई बेसिस, कोई क्राइटेरिया, कोई सैम्पलिंग मेथड है, देन इट इज ओके। अगर नहीं है, उसने अपने ऑब्जर्वेशंस और जजमेंट पे निकाल रखा है ये केवल कि ये अटेंडेंस इनकी बहुत अच्छी है, तो इन्होंने बहुत सारे जो है क्लासेस लिए हैं तो ये अच्छे होंगे, ऐसे करके 3 बच्चे उन्होंने छाड़ दिए। क्या ये जरूरी है कि जिसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है वो बच्चा भी बहुत अच्छा है? नहीं। बट यू हैव क्रिएट योर जजमेंट, सेकेंड वे ऑफ जजमेंट, वो दोज बिकॉज यू आर ऑन द फर्स्ट ईयर और अभी आपके कोई एग्जाम नहीं हुए, तो मार्क स्कोर्स इन द बीकॉम लेवल इज द जजमेंट। वहां पर जो लोग इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं तो वो इस कोर्स को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा जरूरी क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया हम लोग ले सकते हैं कि यार इसमें जो है ना वो बिकॉज दिस इज द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो मोर सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड लेस सुटेबल फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। ऐसा कोई भी जजमेंट क्रिएट करके कोई भी 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम आपके यहाँ से उठा के दे दे, दिस इज कॉल्ड द जजमेंट सैम्पलिंग। ये एक कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे आपके बीच बड़ी आसानी से समझ आ सकता है वो ये हो सकता है, if you are giving the equal chance to every student of the class for getting selected, then it is random. If you are not providing the chance to get selected in the sample to every student, then it is non-random। उसका एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। हो सकता है किसी बच्चे ने कोई क्लास ही कभी ना ली हो लेकिन वो फिर भी बड़ा अच्छा हो पढ़ाई में। तो अगर सबको आप किसी दायरे में ला करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं तो ये तो रैंडम नहीं हो सकता है कि सबको आप मौका दो, तब तो बेचारा कहीं से कोई आ पाएगा। ठीक, अगर आप कोई जजमेंट क्रिएट करके सैंपल बना रहे हो देन इट इज पर्पसिव। बात समझ आ रहा है? पर्पस हो सकता है कि टीचर को ये दिखे कि क्लास में ये रिस्पॉन्स ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो अगर आपको ये आपके पास कोई आ जाए कि ऐसे 2 बच्चे क्लास से दे दो हु आर डिबेटिव और हु आर एक्सट्रोवर्ट नॉट इंट्रोवर्ट, तो उन 2-3 लोगों के नाम वो दे देगा जो क्लास में बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हो सकता है कि जो बाकी बहुत सारे उनमें कोई बहुत अच्छा हो लेकिन वो आया ही नहीं निगाह में। जजमेंट सिंपली। आर यू गेटिंग? ये एक छोटा एग्जाम्पल है, इसके कई सारे तरीके बन सकते हैं। आर यू गेटिंग? प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, तो ये जो जजमेंट सैम्पलिंग मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर्स व्यू पॉइंट। रिसर्चर अपने दिमाग में क्या व्यू पॉइंट रखता है उसके हिसाब से उसने जजमेंट निकाल दिया कि इस लॉट में से मुझे ये चाहिए, हो गया जजमेंट। जब पूरी एक आम की झल्ली लगी, आप बाजार में पहुंचो और आपको यार ये एक आगे वाला उठा दो, वो एक पीछे और एक वो 2 नीचे से निकाल देना, एक बाएं से और एक दाएं से। नॉट व्हाट यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग योर जजमेंट्स कि ये वाले जरा निकाल दो भाई। उन 5 को आपने देखा, हाँ ठीक है, पूरी झल्ली बांध दो यार, वो शादी में जानी है, मैंगो शेक बनेगा। क्या पक्का हो गया कि ये जो आपने 5 निकाले उन्होंने पूरे ये जो रखे हैं 500 या 1000 आम इनका रिप्रेजेंटेशन कर दिया? नहीं, जजमेंट यू हैव क्रिएटेड। अब ये स्टार्टअप अगर आपको इसी को बना देना है आम के पैकेट को, तो आप बांट दो 10 जगह पर, उनमें से 2-2 निकाल लो, स्टार्टअप। और कोई एग्जांपल चाहिए इसका? आई थिंक इट इज मोर सफिशिएंट। नाउ वी आर वेरी इजी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जजमेंट सैम्पलिंग। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इसके फायदे ये हो सकते हैं कि ये भी आपके लिए इजी और सिंपल है। जब खुद आपको अपने ही हिसाब से सब कर लेना है तो देन इट इज इजी।
जब आपकी उंगली जिसकी ओर उठेगी तो हाँ भाई ये आ जाए, ये ना आए, तो इससे आसान क्या है? ठीक, किसी के हिसाब से आपको नहीं चलना, किसी थ्योरी से, मोस्ट इजी एंड सिंपल। कहां तक? सैंपल को सर्च करने तक। रिजल्ट की बात अभी हम आपसे नहीं कर रहे हैं। ठीक, अप्लाई करने में ये मेथड इजी है और सिंपल है। ठीक है, और दूसरी बात है लिख लिए, इट इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसके पीछे कोई भी रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल और कॉज इफेक्ट आप नहीं बता सकते। क्या बताओगे आप कि आपने ये 5 क्यों लिए इन 50 लोगों में से? तो आपका जो भी कारण होगा वो आपका अपना होगा, रिसर्चर का। दैट इज नॉट साइंटिफिक। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर प्रूवन on basis of some research or the experiments or the past experience. Proven means proven for the society, proven for by and large. आपका एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसा हो कि मैंने ये 4 बार ये काम इस ढंग से किया तो हमेशा ऐसा हुआ, दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। इट इज प्रूवन टू यू, नॉट प्रूवन टू द सोसाइटी, नॉट प्रूवन फॉर बाय एंड लार्ज। आर यू गेटिंग? ये फर्क है केवल, दैट इज द व्हाई इट इज जजमेंट सैंपलिंग। ये सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होती है? होती भी इस्तेमाल जब आपको पायलट स्टडी करनी हो। अंडरलाइन करके लिख लीजिए, पायलट स्टडी। कि हमें पूरी रिसर्च के पहले एक छोटा सा काम कर लेना है कि जिससे हमें एक आइडिया तो हो जाए कि रिसर्च में इस वाली जो ये बड़ी किसी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर अगर बेरोजगारी में रिसर्च करनी है तो बहुत बड़ा काम है। तो एक काम करते हैं भाई, अगर पूरे कानपुर में बेरोजगारी पे रिसर्च करनी है तो क्या किया जाए? कहने यार चलते हैं, वो एक जो है वो बीटेक से 2 बच्चे ले लेंगे, 2 बच्चे और उससे एमबीए से ले लेंगे, 2 बच्चे वो बीकॉम से ले लेंगे, 2 फलानी जगह से ले लेंगे, सब जगह के अपनी मर्जी मर्जी से ले लिए, काम कर लिया। एक अंदाजा तो हो गया आपको। पायलट स्टडी, व्हेन यू हैव टू परफॉर्म एनी पायलट स्टडी फॉर अ लार्ज स्टडी, वहां के लिए ये मेथड अच्छा है। ठीक, वहां के लिए मेथड अच्छा है। एनी डाउट? No, sir. ओके, नाउ द कोटा, Okay. कोटा मेथड। कोटा से भी आप सब लोगों का पाला पड़ा हुआ है। कोटा क्या होता है? क्या आपने निर्धारित कर रखा है हम इतने ही लेंगे? जब ट्रेन में सीट है उसमें तय है भाई इतनी है, और उसमें भी आपने फर्दर कोटा बना दिया, ये वीआईपी कोटा है, ये फौज का कोटा है। अब जो जाने वाले उसमें किसी की नीड बहुत ज्यादा हो सकती है, नो मीनिंग, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग इन द कोटा। कोटा मीन्स यू आर नॉट गिविंग द चांसेस फॉर selection randomly. ठीक, if you are deciding any quota, then आप क्या कर रहे हो कि अगर आपने कोई कोटा बनाया किसी भी तरीके का, तो आपने बाकी को क्या कर दिया? उनको आने का रास्ता बंद कर दिया। इट इज नॉट अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक, और इसमें स्टार्टअप भी बना सकते हैं आप रिसर्च में। फिर कोटे से आप ले सकते हैं कि इतने ही लेंगे हम, और स्टार्टअप में हम इतने ही लेंगे, फर्दर स्टार्टअप में से जो सैंपल लेंगे उसमें भी इतने ही लेंगे। डायरेक्टली सिंपल रैंडम में भी आप कोटे के थ्रू ले सकते हैं। जहां भी बेटा कोटा लग जाएगा, तो इन द केस ऑफ द कोटा सैंपलिंग दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। बात समझ आ रही है? ये भी आपके लिए क्या काम करता है? खर्चा कम कर देता है, टाइम बचाता है। ठीक, देन कहां पर ज्यादा यूज होता है? प्लीज नोट डाउन, इतना तो आना ही चाहिए, ओपिनियन पोल्स एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक सर्विस एरियाज। Yes. ओके, तो इन द ओपिनियन पोल्स आप जो ये पोली पोल्स देखते हो, प्री पोल आफ्टर पोल,
तो इनको भी तो कोई नंबर रखना होता होगा ना, इतने लोगों पे हमने काम किया है। आपको बताते हैं न्यूज़ वाले पहले कि इतने में से इतने सैंपल लिए, इतने में से इतने लिए, इतने पे काम किया है। वो पूरी कंस्टिट्यूएंसी पे काम थोड़ी कर सकते हैं, कोटा डिसाइडेड है उनका। तभी आपको कई दफे बहुत सारे वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एंड इन द टर्म्स ऑफ एग्जिट पोल, यस एग्जिट पोल में आपको दिखते हैं, बिकॉज वहाँ पर जजमेंटल सैम्पलिंग भी हो जाती है और वहाँ पे कोटा सैम्पलिंग भी हो जाती है, और वहाँ जो नेक्स्ट मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी हो जाती है, नेक्स्ट भी हो सकता है इन सबका। सबको तो बेटा नहीं ले सकता ना, इतना लंबा रिसर्च कहाँ करेगा, एक एक कंस्टिट्यूएंसी में लाखों लाखों की पॉपुलेशन है। तो कुछ वो स्टार्टअप बनाएगा कि यूथ्स पे, फीमेल पे, बेरोजगारों पे, देखते होंगे ना आप, वो बोलते होंगे कि बेरोजगारों पे इतना असर है इस सवाल का। व्हाट इज दिस सवाल? इस सवाल ने वो ग्रुप आइडेंटिफाई किया कि बेरोजगार कौन, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, इस क्वेश्चन ने एक ग्रुप ढूंढा, द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सड़कें टूटी हैं, इसने क्या काम किया, इसने उन लोगों को ढूंढा सबसे ज्यादा जो ट्रेवलिंग में हैं, जिनका आने जाने का काम ज्यादा है। कुछ लोगों के बिजनेस नेचर ऐसे कि उन्हें बहुत ज्यादा जाना आना ही नहीं, वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। दीज आर द ग्रुप्स और स्टार्ट आर क्रिएटिंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस, जो आपको पहले न्यूज रीडर क्वेश्चन बताता है, ये पूछा गया, ये पूछा गया, आप जरा उसको सोचना शुरू करो, उससे ग्रुपिंग हो रही है। और उसके बाद उसने बोला हर एक में से हमने 10-10 ले लिए, जजमेंट। कोटा फिक्स कर दिया आपने कि हम 10 ही 10 लेंगे। हो सकता है उस 10 में 6 आ गए जो किसी पार्टी की फेवर वाले थे, बाई चांस आ गए तो आ गए, आगे जो डिसफेवर वाले थे वो आ ही नहीं पाए, तो आपका एग्जिट पोल बोल रहा है ये तो जीत गए, वो जीते नहीं। यहाँ कोटा का असर आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाली छोटी सी चलते चलते डिस्कस करेंगे आपसे, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स आप अपनी सुविधा के हिसाब से हर काम करो। जैसे इसी एग्जिट पोल को हम लोग डिस्कस करें, एक कंस्टिट्यूएंसी कानपुर की ले ली जाए तो कानपुर के में कहीं बड़े दूर दूर एरियाज भी होंगे, और कोई न्यूज़ चैनल काम करने आए और वो देखे यार उधर बड़ा दूर है यार, मुझे जो है ना आज शाम को भाई लखनऊ में भी जाके काम करना है, तो एक काम करते हैं कि वो बिल्हौर बॉर्डर और उधर नहीं जाते हैं, लखनऊ का रास्ता इधर एक ये आगे आते हैं कल्याणपुर के आसपास का, और इधर का करके और इधर ही से निकलेंगे ना तो ये जाजमऊ आजमऊ ये सब करते हुए चले जाएंगे। कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस से कोई एरिया लिया, अपनी कन्वीनियंस से कोई एरिया छोड़ दिया, अपनी कन्वीनियंस से कोई ग्रुप उठाया, अपनी कन्वीनियंस से कोई ग्रुप हटा दिया। नंबर मिला दिया आपने कि देखो मैंने 5 ग्रुप बनाए थे, देखो मैंने इतने लोगों पे किया है, ये मेरा सैंपल है। बट यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स ऑन बेसिस ऑफ द कन्वीनियंस। और मैंने सबसे पहले बोला था, और ये जितना भी डिवीजन है, जितना भी सिलेक्शन है, दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल रीजनिंग, उसके पीछे पर्याप्त तार्किक विवेक होना चाहिए। आपने क्या तर्क लगाए उसके पीछे? ओके, तो ये आपके जो नॉन रैंडम है ये काफी आसान है, इसमें आपको याद रखना है जजमेंट, कोटा और कन्वीनियंस। और एक और है जिसको अब कल डिस्कस किया जाएगा क्योंकि आज का टाइम पूरा हो रहा है हम लोगों का, दैट इज स्नोबॉल। स्नोबॉल सैंपलिंग, तो कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा देख आइएगा आप लोग, और जो क्वेरी हो उन्हें भी आप कल भी पूछ सकते हैं, और चलते चलते भी अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू मे फील फ्री टू रेज इट if there is any query. Sir, last वाला No, sir. Last वाला means convenience. No sir, fourth जो हम लोगों को डिस्कस करना है। समझ नहीं पाया मैं, क्या बोला आपने? सर लास्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है कल, फोर्थ वाला जो आपने। स्नोबॉल। ओके सर। ठीक, ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. कल मुलाकात होती है Thank you, आपसे। sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir.